अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, कहाँ पे हैं सब? स्टूडेंट्स, कोई बच्चा रिप्लाई नहीं कर रहा। कहाँ पे हैं आप लोग? ओनली 5 स्टूडेंट्स प्रेजेंट, बाकी कोई बच्चा ऑनलाइन भी नहीं है। जो ऑनलाइन है वो भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। मरियम, राबिया, हाँ जी, खैरियत है? आज सब छुट्टी पे हैं। बेटा राबिया, आप ना ऐसा करो, ग्रुप में मैसेज करो, उनको कहें कि मेहरबानी करके ऑनलाइन आए।
क्या कहना चाह रही हो आप मरियम? क्वेश्चनियर आप खुद से बना तो सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चनियर जो है ना, उसकी पायलट टेस्टिंग होती है, फिर उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चेक करनी होती है। इसलिए हमने ये इस तरह का काम नहीं करना। आपने एज इट इज़ जोन सा है वो तैयार क्वेश्चनियर आपने अडॉप्ट करने हैं, ठीक है? आप लोग किस तरह कर सकते हैं, ये भी इतने बड़े रिसर्चर तो नहीं है ना आप, ठीक है ना? पहले आप उसको तैयार करेंगे और फिर बच्चों, मैं आप लोगों का ही वेट कर रही थी और चुप करके बैठी थी। अभी इतने सिर्फ अभी भी 9 स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं। और क्यों नहीं ऑनलाइन आते हैं? नेक्स्ट जो सा ना, वो आप लोगों ने फर्स्ट 15 मिनट्स के बाद मैंने अटेंडेंस स्टार्ट कर देनी है, ठीक है? 15 मिनट्स के बाद पहले अटेंडेंस होगी आपकी, उसके बाद मैं फिर लेक्चर बाकी का जो होगा ना। अभी नहीं अटेंडेंस लगवाओ, अब मैं लास्ट में, आज लास्ट में लूंगी, नेक्स्ट लेक्चर से मैं कह रही हूँ। अच्छा जी। नहीं नहीं, रिजल्ट बेटा मरियम, आपने उनके रिजल्ट्स नहीं देखने हैं, ठीक है? प्रीवियस रिसर्चेज हुई हैं उसको देख के आपने सिर्फ उसके क्वेश्चनियर को यूज कर सकते हैं, उसके रिजल्ट्स को नहीं यूज करना आप लोगों ने। रिजल्ट्स आपके न्यू होंगे, ठीक है? जो नई रिसर्च होगी, ठीक है, क्वेश्चनियर वही रहेगा, लेकिन आपके रिजल्ट्स न्यू होंगे। आप पायलट टेस्टिंग करना आप लोगों के लिए मुश्किल है, इसलिए आप अभी कोई क्वेश्चनियर जो है वो खुद से बिल्ड नहीं कर सकते, ठीक है? ओके। आज स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू राइट रिसर्च प्रपोजल, ठीक है? तो इसीलिए मैं कहती कि मेहरबानी करके सब लोग ऑनलाइन आए। इतना टाइम हो गया, 5:26 हो गए हैं, अभी भी सिर्फ 11 स्टूडेंट्स हैं। खैर मैं स्टार्ट करती हूँ, उनकी वजह से मैं तुम लोगों का नुकसान नहीं करना चाहती, ठीक है? उनको लेकिन मैसेज दे देना मेरी तरफ से कि बेटा इसमें आपका ही फ़ायदा है, मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? आप लोगों ने भी प्रपोजल बनाने हैं। लास्ट लेक्चर में भी यही कुछ था, मैं आपको प्रपोजल पे बताना चाह रही थी, लेकिन तब भी स्टूडेंट्स जो थे, बहुत से स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। और उनको आप मेरा मैसेज ज़रूर देना। मरियम या जो भी, एक मरियम बच्ची रेगुलर, हरम नशीन भी, बाकी बच्चे मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ना कुछ बच्चे तो ऐसे हैं वही हर क्लास में वही एब्सेंट होते हैं। एनीवेज हम स्टार्ट करते हैं। रिसर्च प्रपोजल, राइटिंग रिसर्च प्रपोजल। At the completion of this unit, learners will be able to define research proposal, describe purposes of writing research proposal, follow and complete the provided guidelines for writing research proposal. ओके, सबसे पहले तो आपको बताऊंगी कि रिसर्च प्रपोजल है क्या। व्हाट इज अ रिसर्च प्रपोजल? A research proposal is a written document specifying what the investigator proposes to study and is written before the project has commenced. Yes, you are regular. Okay. A research proposal is a written document specifying what the investigator proposes to study. देखें, रिसर्चर जो है वो क्या करने जा रहा है अपनी स्टडी में, वो क्या रिसर्च करने जा रहा है। प्रपोजल हमें हेल्प करता है, हम जो स्टडी नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, जो भी आपने उसको उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है या जो भी रिजल्ट्स, जो एक प्रपोजल होता है ना, वो आपकी हेल्प करता है। जब आप एक प्रपोजल बना लेंगे, एक प्लान है वो, स्टडी प्लान जिसको आप कह देंगे, ठीक है? आपने उस प्लान के मुताबिक चलना है। सबसे पहले आप प्लान पे काम करेंगे। समझो कि ये आधे से ज़्यादा काम हो गया होता है, ठीक है? रिसर्च प्रपोजल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रिसर्च स्टडी एंड इज़ रिटन बिफोर द प्रोजेक्ट हैज़ कमेंस्ड। वही बात है कि आपने आपने अपने प्रोजेक्ट को लिखने से पहले अपना रिसर्च प्रपोजल लिखना होता है, ठीक है? आपने लिख देना है कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने अपनी ये मेथोडोलॉजी यूज़ करनी है, मेरा हाइपोथेसिस ये होगा, ठीक है? ये सब चीज़ें आती हैं रिसर्च प्रपोजल में। अच्छा जी, अब पर्पसेस क्या हैं?
Research proposal is intended to convince others that you have a worthwhile research project and that you have the competency and work plan to complete it. ठीक है, इसके पर्पसेस बेटा आपने ज़रूर करने हैं, ये देख लो, इसके पर्पसेस को याद कर लो, ठीक है, कि रिसर्च प्रपोजल हम क्यों बनाते हैं। ये अक्सर औकात आपको, बल्कि जब नेक्स्ट भी आप करोगे ना तो रिसर्च प्रपोजल के पर्पसेस आते हैं एग्जाम्स में। अभी तो खैर आपका प्रोजेक्ट है, लेकिन अक्सर रिसर्च में भी ये चीज़ें आती हैं जब एग्जाम होता है। तो द पर्पस ऑफ अ प्रपोजल इज टू sell your idea to funding agency. This means that the investigator must convince the funding agency that the problem is significant and worth of the study. The technical approach is novel and likely to yield results. The investigator and his research team is the right group of individuals to carry out and accomplish the work described in the research proposal. Okay, the most important पार्ट्स ऑफ प्रपोजल, ठीक है। पार्ट्स ऑफ प्रपोजल में आता है कि अपना स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है। सबसे पहले तो आपने इंट्रो देना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको जिस तरह बताती हूँ कि आपने इंट्रो लिखना शुरू किया है, तो यही चीज़ है कि सबसे पहले अपनी रिसर्च में आप इंट्रो डालो, फिर बैकग्राउंड डालो स्टडी का, ये सारे डिटेल से मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। फिर आपने उसी इंट्रो में क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम डाल देनी है, ठीक है, इसकी सब हेडिंग दे देनी है। फिर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डालना है, फिर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, फिर एजम्पशन एंड हाइपोथेसिस, फिर स्कोप एंड द लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी, देन लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी, फिर डेफिनेशंस ऑफ टर्म्स। ये सारा प्रपोजल का पार्ट है। अच्छा जी, अब देख लें कि इंट्रोडक्शन में आप मुझसे पूछते हैं कि मैडम कितना इंट्रोडक्शन लिखना है और इंट्रोडक्शन में लिखना क्या है, ठीक है। आपने जैसे कि आपका है टॉपिक कोई भी कोविड का ले लें जैसे, ठीक है, तो कोविड से रिलेटेड हम डिस्कस 4 रेलिवेंट आइडियाज़, ठीक है, 4 रेलिवेंट आइडियाज़ डिस्कस कर देने आपने इंट्रो में, उससे रेलिवेंट जो रिसर्चेज हुई हैं। टॉपिक और सब्जेक्ट मैटर डिफाइन एंड इलेबोरेट यूजिंग मेथड्स ऑफ पैराग्राफ डेवलपमेंट लाइक क्लासिफिकेशन एंड गिविंग एग्जांपल्स, ठीक है। इंपॉर्टेंस बता देनी है टॉपिक की, ठीक है। पहले तो टॉपिक का आपने इंट्रो थोड़ा सा देना है, फिर उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी बता देनी है, ठीक है। साइड द रोल एंड दैट द टॉपिक प्लेज इन योर लाइफ एंड बेनिफिट्स यू डिराइव फ्रॉम इट, मतलब आपने नर्सिंग रिसर्च में उसका क्या रोल है, ठीक है। उसकी अगर हम सेफ्टी की बात करें तो कोविड-19 के सेफ्टी मेजर्स या एसओपीज को फॉलो करने का मतलब किस तरह का रोल अदा कर रहा है वो, ठीक है, नर्सिस में। रीजंस बता देनी है फॉर चूजिंग द टॉपिक, उसी में बतानी है कि यानी कि रीजंस जो सी है ना वो आपको वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को भी शो करती हैं, ठीक है। रीजंस फॉर चूजिंग द टॉपिक एम्फसाइज व्हाट मोटिवेटेड यू टू चूज द टॉपिक, आप बताएंगे कि नर्सिस में नॉलेज बहुत कम है तो इसलिए हम ये रिसर्च करने जा रहे हैं, ठीक है। और फिर आपने उसमें ही बता देना है पर्पस ऑफ द स्टडी, डिस्कसेस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, ठीक है। आपने अपने स्टडी ऑब्जेक्टिव्स उसमें डिस्कस कर लेने हैं। ये देखें, एक एग्जांपल यहाँ स्लाइड मैंने डाल दिए, ठीक है। इंट्रो ये ऐसे लिख लेना है, इसको पढ़ लें, सारे स्टूडेंट्स पढ़ें, रीड करें। अच्छा ये बच्चों, इस इंट्रो के पढ़ने से आपको क्या लगता है कि ये किस चीज का क्या टॉपिक है, ये मुझे कौन, सारे बच्चे अपना अपना बताएं। वॉइस नहीं आ रही बच्चों आपको? मैं तो कब से बोल रही हूँ। स्टूडेंट्स आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, फौजिया को नहीं आ रही है, चलो मैं उसको मैसेज कर देती हूँ।
अच्छा जी, बाकी बच्चे भी बताएं। आयशा ने तो बता दिया है, अब जो जो पढ़ रहा है वो मुझे खुद ही बताता जाएगा। अब ये आपको समझ आ रही, एक इंट्रो लिखा हुआ है, इसका टॉपिक क्या होगा? आप लोग अगर पढ़ोगे तो ही बता सकते हो, इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम लोग पढ़ो जरा, मुझे बताओ। यस मरियम साहब, गुड। ठीक है, शाबाश। बस ठीक है ना, आपको समझ आ गई इंट्रो लिखना कैसे है? ये एक एग्जांपल दी है मैंने, ठीक है। अगर आपका टॉपिक इन्फेक्शन कंट्रोल का है, अगर आपका कोविड-19 का है, तो आपने उससे रिलेटेड चीज़ें उसमें ऐड करनी है, ठीक है। अच्छा जी, फिर आपने बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी लिखना है, इसकी हेडिंग अलग होगी, ओके। It consists of statements on what led the investigator to launch the study, may have been generated by some empirical observations, the need to explore the problem and some other relevant conditions. Describe as clearly as possible the problem intended to be addressed and refer to the relevant literature in the field. ठीक है, इस बैकग्राउंड में आपने अम, आप स्टडी जो करने जा रहे हो ना, उससे रिलेटेड जो प्रीवियस रिसर्चेस भी हुई होंगी, ठीक है, तो आपने वो बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी में डालना है, ठीक है। जो आपके प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन कर रहे हैं ना, जो लिटरेचर, वो आपने इसमें डाल देने हैं, ठीक है। इट इज़ एन ओवरव्यू ऑफ फैक्टर्स विच हैव लेड टू द प्रॉब्लम, ठीक है। पहले तो आपने उस चीज़ रिसर्च जो आप करने जा रहे हो नर्सिस में, उसका रोल क्या है, ठीक है, या पेशेंट्स में क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि ये डिज़ीज़ को कॉज कर रहे हैं, पहले तो वो डाल देना है। फिर आपने बैकग्राउंड में लिटरेचर डालना है और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड चीज़ें डालनी है, ठीक है। उसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस डाल दीजिएगा प्रॉब्लम से रिलेटेड। ये देखिए, ये एक बार आप खुद भी रीड कर लें, ठीक है। बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, बैकग्राउंड से अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना आप? ठीक है। अच्छा, देन स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम लिखना है आपने। देखिए बच्चों, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही चलते रहना है आपने, ठीक है। There should be a general statement of the whole problem, followed by the specific questions or sub problems into which the general problem is broken up. अच्छा, statement of the problem उसमें लिखा है कि the study aims to determine the psychological effects of TV advertisement on whitening um, products to teenage viewers. After watching TV advertisement on whitening products, do teenagers
टू यूज द प्रोडक्ट टू डू। अच्छा ये जी क्वेश्चन उन्होंने कुछ ये रिसर्च क्वेश्चन साथ ऐड कर दिए, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में आपने असल में लिखना होता है अपनी प्रॉब्लम, ठीक है, जो आपकी आप स्टडी क्यों करने जा रहे हैं ये, ठीक है। अगर देखिए मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ इजी, कि हम रिसर्च करने जा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स पे, ठीक है, और हमने देखना है उनमें उनकी स्टूडेंट लर्निंग जो उनसी है वो क्या उसका कोई रिलेशनशिप है टीचिंग के साथ, ठीक है ना। हमने अब देखना है कि टीचर्स के बिहेवियर्स अफेक्ट करते हैं स्टूडेंट की लर्निंग पे। हम उसमें स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में डालेंगे कि स्टूडेंट की लर्निंग जो सी है वो टीचिंग बिहेवियर्स ख़राब होने की वजह से, या वो उनके बिहेवियर्स अच्छे नहीं होते उसकी वजह से स्टूडेंट की लर्निंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये भी हम जो था ये लिटरेचर की सपोर्ट लेंगे, ठीक है। लिटरेचर की सपोर्ट से हम स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम बताएंगे और बता देंगे कि हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में नर्सिंग स्टूडेंट्स बहुत सफ़र कर रही हैं ड्यू टू टीचिंग बिहेवियर्स इन क्लिनिकल साइड। वो क्लिनिकल साइड पे जाके जो सा है वो स्टूडेंट्स को ठीक से गाइड नहीं करती हैं, बल्कि उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है और इस तरह की, ठीक है, आपने डाल देनी है। ये स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है। अच्छा जी, ये भी वही लिखा हुआ है। Okay, theoretical framework. This is the foundation of the research study. These are highly related theories and principles that were established and proven by authorities. Refer to the set of interrelated construct definitions and propositions that presents a systematic view of phenomena. ठीक है। अच्छा जी, ये जो है ना इसमें हमने एक ये फाउंडेशन देती है रिसर्च स्टडी को, ठीक है। और इसमें आपने कोई भी थ्योरी डाल देनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी आपकी स्टडी है उससे रिलेटेड आपने थ्योरी भी बच्चों ढूंढनी है। जो जो आप रिसर्च कर रहे हो ना, जो प्रोजेक्ट करने जा रहे हो, उसका जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है मुझे बताना है। आप लोगों ने थ्योरेटिकल नर्सिंग पढ़ी है, थ्योरेटिकल बेसिस जो उनसे ही आपके थ्योरी का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, या अभी सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो, ऐसा है? अच्छा जी, पढ़ा है। गुड, फिर तो आपको पता होगा कि थ्योरी को कैसे आपने अप्लाई करना होता है। तो ये देखें, ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आपको आपने अपनी स्टडी में डालना है, ठीक है। फिर आपने बताना है कि कौन सी थ्योरी आपकी स्टडी से रिलेटेड है और हम कौन सी थ्योरी अप्लाई करके अपनी स्टडी पे इस तरह से अप्लाई करेंगे कि देखें, मेरी जैसे कि मैंने आपको बताया कि टीचिंग बिहेवियर से स्टूडेंट लर्निंग थी, ठीक है। तो मैं आल्बर्ट बंदूरस की मैंने थ्योरी लगाई थी, ठीक है, कॉग्निटिव और लर्निंग, उसमें सॉरी लर्निंग थ्योरी थी। तो बस हमने ये नहीं करना कि वो स्टूडेंट पे हुई हो, ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट की थ्योरीज पढ़ रहे हो, एक जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल की या जोथिया ओरम की, इस तरह की थ्योरीज तो नहीं पढ़ी, ये तो मैनेजमेंट में नहीं आती, ये तो और है जो आप लोग पढ़ रहे हो। मुझे लगता है वो सब्जेक्ट ही अब करिकुलम से निकाल दिया हुआ है थ्योरीज का, आई थिंक। आप लोग तो मैनेजमेंट की थ्योरीज पढ़ रहे हो ना, ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और तरह का है, ये जैसे नर्सिंग जो होता है ना, नर्सिंग से रिलेटेड वो। चलो वो मैं आपको बताती रहूंगी साथ साथ, जब जिस तरह आप लोगों ने देखना है साथ, ठीक है, कि मेरी स्टडी पे कौन सा थ्योरी अप्लाई हो रही है मेरे जो टॉपिक से रिलेटेड, और टाइटल से देखना है, मैच करनी है। An organized body that explains what has been done and what has been said on the topic or problem being investigated. What must be obtained from a theory? The name of author of the theory must be taken, including the including the place and the time year when he or she postulated, such as principle or generalization. The part or parts of the theory that are relevant to your study, synthesis by relating to your findings.
नहीं बेटा, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की डेफिनेशन तो आपने पढ़ी है, ठीक है, लेकिन यहाँ जिनसे ना थ्योरी कोई लेनी है वो मैं आपको बताती रहूँगी। नर्सिंग थ्योरी, नर्सिंग थ्योरीज होती है ना, वो सब्जेक्ट आपका शायद अभी नहीं है, क्योंकि करिकुलम जो सा था वो उन्होंने थोड़ा सा जो सा वो चेंज किया था, और वो सब्जेक्ट थोड़ा सा चेंज हो गया मुझे लगता है। तो आपने कोई नर्सिंग थ्योरी जो सी वो निकालनी है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने साथ साथ ना अपने प्लीज़ ये प्रपोजल तैयार करना आप शुरू कर दो। अब हमारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ये जो टाइटल्स है ना, टाइटल्स जो आप लोग कर रहे हो, कुछ बच्चों के तो फाइनल हो चुके हैं, 3-4 ग्रुप्स के रहते हैं अभी टाइटल फाइनल होने वाले। उसके टाइटल्स, टॉपिक की बात नहीं करी, तुम लोग टॉपिक और टाइटल को मिक्स कर देते हो अक्सर बच्चे। तो आपने ना मुझे टाइटल जिनके रह गए ना वो भी बना के सेंड करें, मैंने लिस्ट बनानी है टाइटल्स की, ठीक है। और क्वेश्चन ये सबका हो गया है ना? अच्छा जी, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात करेंगे। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन और थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन of the phenomena or problem and serve as the basis for the formulation research hypothesis, ठीक है। conceptual framework consists of investigators own position on a problem after his exposure to various theories that have been bearing on the। अच्छा आप ये देखिए, ये conceptual framework आ गया, ठीक है। ये आपने जो आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड, जो इन्वेस्टिगेटर है ना, तो अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है, ये थ्योरीज, पहले थ्योरीज रीड करेगा, ठीक है, और उससे अप्लाई जो करने वाली बात आ गई है ना वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। वो अपनी स्टडी से रिलेटेड जो सा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बना देगा। पहले तो हमने उस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में ना हमने उस थ्योरी को एक्सप्लेन कर देना है कि ये थ्योरी ये है, ठीक है। ये इस नर्स ऑथर की थी और ये इस तरह, ठीक है। पहले उसका इंट्रो लिख देना है, बाद में कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में आपने अपने स्टडी पे अप्लाई करके वो आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में, ठीक है। समझ आ गया स्टूडेंट्स? द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बिकम्स द सेंट्रल थीम, द फोकस, द मेन thrust of the study. It serves as a guide in conducting investigation. Paradigm क्या होता है? A paradigm is a diagrammatic representation of a conceptual framework. अच्छा पैराडिम जो पता है ना आप लोगों को, एक आपने पैराडिम बना देना है इस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में ना, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। इससे क्या होता है कि ये क्लियर हो जाती है कि आप ये जो थ्योरी है ये अपनी स्टडी पे कैसे अप्लाई कर रहे हो थ्रू पैराडिम। आपने उसका पैराडिम बना देना है साथ, ठीक है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के, एंड इट डिपिक्ट्स इन अ मोर विविड वे, ठीक है, यानी कि मोर क्लियर वे व्हाट द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क वांट्स टू कन्वे, कि आपको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, वो क्या बताना चाह रहा है। ये पैराडिम आपको क्लियर वे में बता देता है, ठीक है, कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपकी स्टडी में किस तरह से अप्लाई हो रहा है और आपको क्या बताना चाह रहा है, क्या अंडरस्टैंड करवाना चाह रहा है। अच्छा जी, ये देखें कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पैराडिम, ठीक है। ये तो एक उन्होंने जर्नल सा रिसर्च पैराडिम बनाया ना, लेकिन आपने अपने स्टडी से रिलेटेड बनाना है कि आपने देख लेना है कि लंग कैंसर और उसका कोई इफेक्ट हो रहा है, स्मोकिंग और लंग कैंसर का कोई है आपस का रिलेशनशिप, ठीक है। इस तरह आपने पैराडिम बना के, और आपने ये भी देखना है कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल कौन से हैं या कौन कौन से फैक्टर्स जो से हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपने एक कॉन्सेप्चुअल पैराडिम बना देना है। अच्छा जी, अब आ गया जी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज द टेंटेटिव आंसर टू अ रिसर्च क्वेश्चन। इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम the observation before the research is conducted. This is called inductive hypothesis, ठीक है। From the theory this is called deductive hypothesis. हाइपोथेसिस जो सा था ये टेंटेटिव आंसर होता है, ठीक है। आपकी जो रिसर्च करने जा रहे हो या रिसर्च क्वेश्चन है जो आपका, उससे उसका एक ये टेंटेटिव आंसर है कि मेरा रिजल्ट ये होगा, ठीक है, या मेरा ये रिजल्ट नहीं होगा उनका। या ऐसे हम कर लेते हैं कि नर्सेस का नॉलेज ज़्यादा है,
और हम दूसरी तरफ ये कर देंगे कि नर्सेज का नॉलेज ज़्यादा नहीं है या कम है रिगार्डिंग ईसीजी इंटरप्रिटेशन या जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड। ठीक है, अच्छा जी, ये देखिए यहाँ आ गया। ये जो मैंने आप लोगों को निकाल के दी हुई रिसर्चेज उसमें से करना, ठीक है, या अपनी अपनी स्टडी जो निकाल रहे हो आर्टिकल्स उसमें अपने अपने हाइपोथेसिस पढ़ो। अच्छा जी, अब आ गया जी काइंड्स ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, रिसर्च हाइपोथेसिस यूजुअली डेवलप फ्रॉम एक्सपीरियंस, लिटरेचर और थ्योरी और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। दिस इज द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। अच्छा जी, नल हाइपोथेसिस की बात करेंगे तो इट इज द वन दैट स्टेट्स नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। द फंक्शन इज टू लेट द रिसर्च टेस्ट द हाइपोथेसिस स्टैटिस्टिकली। ठीक है, आपने बता देना है कि इन दोनों चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप नहीं है। जैसे कि हम एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं और एक नल हाइपोथेसिस बना देते हैं। ठीक है, आपने बता देना है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। ठीक है, ये हो गया आपका नल हाइपोथेसिस। और आपने एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना लेना है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। तो ये होगी दो काइंड्स ऑफ किसकी, हाइपोथेसिस की। स्कोप एंड डिलिमिटेशंस की बात करेंगे हम तो द स्कोप एंड डिलिमिटेशंस शुड इंक्लूड द फॉलोइंग: अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द जर्नल पर्पस ऑफ द स्टडी। ठीक है, स्कोप हम यहाँ पहले बताएंगे: द सब्जेक्ट मैटर एंड टॉपिक स्टडीड एंड डिस्कस्ड, द लोकेल ऑफ द स्टडी where the data were gathered or the entity to which the data belong, the population or universe from which the respondents were selected. This must be large enough to make generalization significant. ठीक है, अच्छा, डिलिमिटेशंस और लिमिटेशंस में डिफरेंस कौन बताएगा? लिमिटेशंस क्या होता है? राबी आप बताएं, व्हाट इज लिमिटेशंस? मैंने आपको बताया हुआ, मुझे याद है जब आपकी यहाँ क्लास थी ऊपर तो मैंने आपको लिमिटेशंस का बताया था। ठीक है, वीकनेसेस। ठीक है, और जो डिलिमिटेशंस हैं या उसका जो स्कोप है वो हम बता रहे हैं यहाँ। ठीक है, अच्छा जी, कि उसमें जो जैसे कि एक चीज़ मैं लूँगी कि हमारा सैंपल साइज लार्ज था। ठीक है, लार्ज सैंपल साइज था, तो वो क्या है, हमारी जो जनरलाइजेशन है ना वो सिग्निफिकेंट होंगी स्टडी की। ठीक है, ओके, अब हम यहाँ पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड ऑफ द स्टडी क्या था? दिस इज द टाइम आइदर मंथ्स और ईयर्स ड्यूरिंग विच द डेटा वर गैदर्ड। और ये देखें, ये एक एग्जांपल है, ये भी आपके जो अपने आर्टिकल्स हैं उसमें से आप लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, जो जो आप लोग अपने स्टडी से रिलेटेड कर रहे हो। अच्छा जी, लिमिटेशंस की बात आती है तो इंक्लूड द वीकनेसेस ऑफ द स्टडी बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द रिसर्चर। द वीकनेसेस स्प्रिंग आउट ऑफ द इनएक्यूरेसीज ऑफ द परसेप्शन ऑफ द रिस्पोंडेंट्स। ठीक है, इसमें वीकनेस बता देनी है स्टडी की कि मुझे ये लिमिटेशंस थी और स्टडी कंडक्ट करते हुए। ठीक है, और इनएक्यूरेसीज बता देनी है जो रिस्पोंडेंट्स उनकी परसेप्शन की। ये एक एग्जांपल है, ये भी आप अपने आर्टिकल्स में से रीड करना। अच्छा जी, ठीक है, मैं ज़रा अब आपकी अटेंडेंस ले लूँ। भी तो काफ़ी स्लाइड्स मुझे लगता है पड़ी हैं। वेरिएबल्स मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, लेकिन ये फिर भी हम दोबारा से करेंगे क्योंकि ये हमारा प्रपोजल का पार्ट है। तो लिमिटेशंस तक हमने किया है अभी, और बाकी स्टूडेंट्स जो एब्सेंट हैं, सिर्फ 12 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो उनको बता देना कि हम प्रपोजल कर रहे हैं, और अगर बहुत दिल किया तो नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट हो जाएंगे।
से रिलेटेड जो भी किया है उसमें कुछ पूछना है किसी ने? हाँ जी, बिल्कुल वर्ड पे स्टार्ट करें आप लोग, ठीक है? और जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें बेटा। आप तो, मुझे लगता था आप लोगों ने कर दिया होगा शुरू। कितने दिन हो गए मैंने कहा है आपको, तो जल्दी से जल्दी करें। और मरियम, आपने मुझे अपना टाइटल फाइनल कर दिया था ना? सब स्टूडेंट्स अपने जो प्रोजेक्ट हैं वो प्रपोजल बनाना स्टार्ट करें, ठीक है? और वर्ड पे, और क्वेश्चनर भी मोस्टली स्टूडेंट्स के पास आ गए हैं, ठीक है? सबने अडॉप्ट कर लिए हैं। और जो रह गए हैं वो मुझे बताएं, जिन जिन के अभी तक क्वेश्चनर नहीं मिले, ठीक है? टूल्स जो होते हैं, जिनके नहीं मिले वो मुझसे कांटेक्ट करें, पहले मुझे बताएं। और जिनको मिल गए वो अपना काम अब, प्रपोजल तो स्टार्ट करें ना। ये पीपीटी में शेयर करती हूँ, आपको ये हेल्प देगी प्रपोजल बनाने में, ठीक है? इसके अलावा आपको जिस टाइम भी कोई भी मसला हो प्रपोजल बनाते हुए, कुछ समझ ना आए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं समझा दूंगी। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।